Hello learners, in this video we will be talking about project analysis. This is also known as project feasibility study. Now एक बार कोई भी एक एंटरप्रेन्योर एक प्रोजेक्ट प्रपोजल को आइडेंटिफाई कर लेता है एंड ये फिगर आउट कर लेता है whether it is worthwhile to pursue that project or not. The entrepreneur needs to do a detailed analysis of the marketing, technical, economic and ecological aspects of the projects. नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ये जो एनालिसिस करने के बाद एंटरप्रेन्योर जो इंफॉर्मेशन डेवलप करता है, दिस विल हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट्स एंड उसको किस तरह से टैकल करना है एंड वेदर इट इज वर्थवाइल और नॉट. तो जो इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दिखता है. दिस इज हाउ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी नॉर्मली लुक्स. नाउ लेट मी टेक यू थ्रू दिस फ्लो चार्ट सिस्टमेटिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी वर्क होता है. एन आइडिया इज जनरेटेड इन द माइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर. आइडिया को पहले तो इनिशियली स्क्रीन करते हैं. यू जस्ट काइंड ऑफ पुट इट इन योर माइंड वेदर इट इज वर्थ परसुइंग और नॉट. एक करने लायक आइडिया है कि नहीं है. अगर इसका जवाब, अगर आइडिया का जो जवाब है इट इज नॉट प्रॉमिसिंग, तो यू टर्मिनेट द आइडिया. Or if you think, okay, this is something that at least I should work on, I should explore further, I should develop further, then an entrepreneur plans the feasibility analysis. Now, ये कैसे करते हैं? पहले साइड बाय साइड आपके दो एनालिसिस चलते हैं, विच इज योर मार्केट एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. इसको डिटेल से मैं आपको कुछ ही मिनटों में समझा रहा हूँ. देन यू विल कम टू द फाइनेंशियल एनालिसिस. देन यू विल डू द इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल एनालिसिस. सो ये कुल मिला के आपका हुआ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी. नाउ इस स्टडी को करने के बाद, इस एनालिसिस को करने के बाद, यू विल कम टू अ कंक्लूजन. इफ इट इज नॉट worth pursuing, then you will terminate the project. And if you think that everything is in order and the project is pursuing worthwhile, so you would go for the funding proposal. So you would move towards the next step of the project planning. So this is overall how the project feasibility study looks like. What are the aspects that we study? जैसे हमने पहले schematic diagram के अंदर भी देखा, तो we do mainly these 5 types of analysis, which is market analysis, technical analysis, financial analysis, economic analysis and ecological analysis. We will unpack all of them one by one. First is market analysis. Now market analysis mainly deals with determining the potential market and the market share for the proposed project. आपका जो प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं उसका मार्केट शेयर क्या होगा एंड उसमें कोई पोटेंशियल है कि नहीं है. सो बेसिकली यू विल बी आंसरिंग टू बेसिक क्वेश्चंस. व्हाट वुड बी द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द प्रपोज प्रोडक्ट सर्विस इन फ्यूचर. सो जो आप प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लाना चाहते हो उसकी डिमांड क्या है मार्केट में, या फ्यूचर में उसकी क्या डिमांड होगी. एंड व्हाट वुड बी द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट. हो सकता है कि द प्रोडक्ट और सर्विस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, बट आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आप जो ऑफरिंग लेके मार्केट में आ रहे हैं, उसका ओवरऑल मार्केट शेयर कितना होगा. दैट इज वेयर यू स्टडी ओवर हियर. मार्केट एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स या क्या क्या चीजें हमको एक्सप्लोर करनी पड़ती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कंजम्पशन ट्रेंड्स इन द पास्ट, कि अब तक जो ट्रेंड चला आ रहा है मार्केट में, हाउ आर कस्टमर्स और कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स एंड व्हाट इज द प्रेजेंट कंजम्पशन लेवल. मार्केट ग्रो कर रही है, स्टैग्नेट कर रही है, डिक्लाइन हो रही है, वो चीज आप उस चीज को देखते हैं. देन पास्ट एंड प्रेजेंट सप्लाई पोजीशन. Is the market oversupplied or undersupplied? Is there a value that you are bringing to the existing supply chain? That is again something that you will be analyzing during this stage. Then production possibilities and constraints. How can you work towards that? एंड क्या आप जो भी प्रोडक्शन यूनिट डालना चाहते हैं या जो भी आप मार्केट के अंदर प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके अंदर आपको किस तरह की दिक्कतें आ सकती है, वेदर दैट इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू रॉ मटेरियल और लोकेशन. ये सब चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी. what is the current import and export share in the market. ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट यू आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स. तो जैसे मोबाइल फोन मार्केट के अंदर ही है, इंडियन कंपनीज लाइक माइक्रोमैक्स एंड लावा, दे ट्राई टू कैप्चर द मार्केट विद चीपर स्मार्टफोन्स, बट ओप्पो, वीवो, ये सब कंपनी ने ऑलमोस्ट उनको वाइप आउट कर दिया. तो यू नीड टू सी कि व्हाट इज इंपोर्ट हैपनिंग. सिमिलरली आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है. सो डू यू नीड टू सेल इट टू इंडियन मार्केट और यू नीड टू सेल इट टू फॉरेन मार्केट्स. ऑल्सो कुछ केसेस के अंदर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. देन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपटीशन. व्हाट इज द एग्जिस्टिंग कंपटीशन इन द मार्केट. कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बहुत जरूरी है समझना.
क्योंकि आप अगर किसी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने किसी कंपटीटर को अगर आप मार्केट से फेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, या फिर आपका भी जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं उसकी डिमांड कितनी इलास्टिक है। अगर तो डिमांड इन इलास्टिक है, देन यू आर इन अ गुड पोजीशन कि आप चाहे प्राइस बढ़ाएं घटाएं, सप्लाई के ऊपर कुछ भी इफेक्ट हो, डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। बट अगर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, देन no doubt you will be crowding out your competitor, but very soon you will be crowded out as well. So you need to factor this in. Then what is the consumer behavior, intention, motive, preference and requirements toward the product? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड मार्केटिंग पॉलिसीज एग्जिस्टिंग कौन सी है और आप उसमें से क्या ऐड कर रहे हैं, या किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप यूज करने वाले हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मार्केटिंग एनालिसिस। देन एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड लीगल कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या कुछ टेक्निकल आपके राह के अंदर हिंड्रेंसेस आ सकती है, उसके कारण आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं, उसको थोड़ा डिटेल से स्टडी करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या क्या देना है, जैसे कि नाम बताता है, दिस प्रिंसिपली डील्स विद द डिटरमाइनिंग द टेक्निकल वायबिलिटी फॉर सक्सेसफुल कमिशनिंग ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट एंड फॉर असर्टनिंग वेदर सेंसिबल चॉइसेस हैव बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन, साइज, प्रोसेसेस एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे बेसिकली आप ये स्टडी कर रहे हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट को, जो अभी तक जहां पर पहुंचे हैं प्रोजेक्ट के स्टेज में, हम लोग प्रोजेक्ट को जहां तक लेके आए, क्या हमारी जो चॉइसेस है वेदर दे आर सेंसिबल, हमारी लोकेशन, हमारा साइज, हमारा स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, हम जो प्रोसेसेस, हम मशीनरी, मैन पावर जो यूज करने वाले हैं वो सही है कि नहीं। तो इसमें हम क्या क्या चीजों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी वेदर द प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड स्टडीज हैव बीन डन और प्रोवाइडेड फॉर, कि हम लोगों ने पहले जो प्रोजेक्ट करने के लिए जो इनिशियल टेस्टिंग है वो हमने की है कि नहीं। आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मेनली दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, आप जिस स्टेट में या जिस सिटी के अंदर अपना प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं वहां पे पावर की अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल है कि नहीं। अदर इनपुट्स, आपको जो भी आपके प्रोडक्शन प्लांट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो इनपुट्स डलने हैं, चाहे वो पावर हुआ, पानी हुआ, मैन पावर हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, ये सारे इनपुट्स आपको मिल पा रहे हैं कि नहीं। इज द सिलेक्टेड स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑप्टिमल, क्या आपने जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, आपने जो यूनिट या आपने फैक्ट्री डिजाइन की है, क्या वो बहुत बड़ी या बहुत छोटी तो नहीं है। अगर बहुत बड़ी होगी तो आपकी कैपेसिटी आइडल रहेगी, और बहुत छोटी रहेगी तो आप अपनी डिमांड को केटर नहीं कर पाएंगे, आपका सप्लाई स्केर्सिटी स्केयर सप्लाई रहेगा। आर द चोजन इक्विपमेंट एंड मशीन्स अप्रोप्रिएट, आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने बरोबर से मशीन सेलेक्ट की है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉक बोर्ड्स बनाना चाहते हैं तो आपने जो कंपाइलर मंगाया, वो कंपाइलर आजकल की टेक्नोलॉजी से के हिसाब से ठीक है कि नहीं, या आप जिस क्वालिटी का ब्लॉक बोर्ड बनाना चाहते हैं, क्या वो आपका जो मशीन है वो क्वालिटी डिलीवर कर पाएगा, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिलीवर कर पाएगा। तो इस चीज को आपको देखना है। Then have the auxiliary equipment and supplementary engineering works have been provided for, मतलब कि मेन मशीन तो आपने सिलेक्ट अच्छी कर ली, पर उसको सपोर्टिंग जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है आपका, और उसके आसपास की जो वायरिंग है या इंजीनियरिंग है या जो प्लम्बिंग है, वो सब ठीक ठाक से आपने की है कि नहीं। हैज प्रोविजन बीन मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है एज द वर्क इज एज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट कंट्रोल एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम जैसे जैसे जा रहे हैं। तो आपके फैक्ट्री से निकलने वाले, आपके प्लांट से, आपके प्रोजेक्ट से निकलने वाले जितने भी एफ्लुएंट्स है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, उसके लिए आपने प्रॉपर फिल्टर्स, प्रॉपर एफ्लुएंट्स आपने उसमें यूज किए कि नहीं, आपने लगाए कि नहीं। अदरवाइज दिस विल लैंड यू इन बिग ट्रबल। आपका जो EIA है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसमें आप फेल हो जाएंगे एंड योर प्रोजेक्ट विल बी स्क्रैप्ड। इज द प्रपोज लेआउट ऑफ द साइट, बिल्डिंग एंड प्लांट्स आउट, आपका जो लेआउट, आपने जो नक्शा बनाया, जो प्लान बनाया, वो सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाई एक मशीन एक जगह पे, दूसरी मशीन बहुत दूर जगह पे। तो आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट, प्रॉपर प्रोसेस चार्ट बनाना पड़ेगा। हैव द वर्क शेड्यूल्स बीन ड्रॉन अप रियलिस्टिकली, आप जो अपने वर्कर से, आप जिस कैपेसिटी, आप सोचते हैं कि भाई मैं 1000 यूनिट बना लूंगा अपने वर्कर से 20-20 घंटा काम करवा के, तो दैट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। सो हैव, जो आपने जो वर्किंग, जो अपनी शिफ्ट्स बनाई है या वर्कर्स के जो शेड्यूल्स बनाए, क्या वो रियलिस्टिक है कि नहीं है। इज द टेक्नोलॉजी प्रपोज टू बी एम्प्लॉयड अप्रोप्रिएट फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी या फिर बहुत ही क्विक टेक्नोलॉजी या चीप टेक्नोलॉजी आप मार्केट में लेके आ रहे हो, बट उससे जो पोल्यूशन निकल रहा है या फिर उससे जो नॉइज हो रहा है, उससे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके आसपास के एरिया के लिए सही नहीं है, या फिर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है। इट माइट हैव एन एडवर्स इफेक्ट, उससे जॉब रिडक्शन हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। तो इस चीज को भी आपको कंसीडर करना पड़ता है।
Next, we'll move on to a very important analysis, obviously, which is financial analysis. Now, this mainly deals with determining the risk and return of the proposed project. पैसे की बात हो रही है यहाँ पे कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उसका कितना रिस्क है और आपको क्या रिटर्न मिलेगा. Financial analysis seeks to ascertain whether the proposed project will be financially viable or not. कि आप जो भी प्रोजेक्ट डाल रहे हैं उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी कितनी है, आपको पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पैसा डूबेगा. जैसे मैंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए. Now, first thing that you will be seeing in this analysis is the investment outlay and cost of project. कितना पैसा लग रहा है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, ये पैसा लाओगे कहाँ से, what is the means of finance. प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसलिए आई एम जस्ट रीडिंग देम थ्रू फॉर यू. तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, आपका कितना प्रॉफिट इसमें से कमा लेंगे, कितना आपके एक्सपेंसेस होंगे, उसके सामने आपकी इनकम कितनी होगी, रेवेन्यू कितना होगा. व्हाट विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट, आप कितने देर में ब्रेक इवन करेंगे, कितने समय में ब्रेक इवन करेंगे. अगर आपका ब्रेक इवन हराइजन 10-20 साल का है तो फिर पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा. आप कितना जल्दी, थियोरेटिकली ऐसा माना जाता है, इवन दो इट डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, थियोरेटिकली माना जाता है कि कोई भी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो, 3 years 1000 day प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, 3 years इज सपोज टू बी आइडियल ब्रेक इवन पॉइंट. कि चलिए पहले साल में अपना पैसा लगाया, सेकंड साल में आपने अपने यूनिट को स्टेबल किया, थर्ड साल के एंड तक यू शुड बी रीचिंग और नियरिंग योर ब्रेक इवन पॉइंट. व्हाट इज द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. नाउ प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो थोड़े अलग अलग है. अक्सर लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फोकस करते हैं, बट दे मिस आउट द कैश फ्लो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. नाउ प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, आपका प्रॉफिट, आपका जो प्रोजेक्ट है उससे आपका जो रेवेन्यू, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, दैट इज वेरी मच हायर देन योर प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस. बट अगर आपका पैसा लॉक हो जाता है, आपको, आप ऐसे काम में डील कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपको तो रॉ मटेरियल सोर्स करना पड़ता है कैश पे या एडवांस पेमेंट पे, और आप जो अपने बायर्स को, परचेजर्स को जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको लॉन्ग क्रेडिट पे देना पड़ता है, तो क्या होगा, बीच में ही आपका वर्किंग कैपिटल गैप आ जाएगा. यू विल नॉट हैव इनफ फंड टू पे योर डे टू डे एक्सपेंसेस. आपका पावर बिल, आपकी सैलरी, आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट आप पे नहीं कर पाएंगे, एंड यू विल बी, योर प्रोजेक्ट विल बी कैश ड्राइड, जिसके अंदर प्रॉफिट की कोई दिक्कत नहीं है. आपका पैसा है पर आपका पैसा फंस गया है, चाहे वो आपके बायर्स के पास फंस गया है, आपके परचेजर्स के पास फंस गया है, या आपके रॉ मटेरियल में पैसा लॉक हो गया है. सो यू नीड टू हैव एन लिक्विड कैश फ्लो, जिसके अंदर आपका पैसा आता जाए जाता जाए, और बीच का जो वर्किंग कैपिटल है वो रिक्वायरमेंट आपने बैंक के साथ या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मैनेज किया होना चाहिए. उसके लिए यू कैन यूज ओवरड्राफ्ट, टर्म क्रेडिट्स, लोन्स, ये सब चीजें. एंड बट ऑब्वियसली इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क होता है. अगर अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा लेवरेज कर देंगे तो आपका ब्याज का जो खर्चा है वो आपको बहुत ही ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा. सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन दैट एंटरप्रेन्योर्स नीड टू बैलेंस. इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस जज्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस क्राइटेरिया ऑफ मेरिट. कि भाई आप पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाने की जगह, यहाँ पे बात मेनली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हो रही है, कि आप जो इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हैं उसकी जगह पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे. अगर नहीं तो यहाँ पे लगाने का कितना फायदा है, वो फायदा उठाने लायक है कि नहीं है, तो इस चीज को यहाँ पे स्टडी किया जाता है. Then, what is the projected financial position and the level of risk associated with the project? These are the last two things that you will be studying in your financial analysis. Moving on to economic analysis. तो पहले तो आपके मन में सवाल आएगा कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एनालिसिस में फर्क क्या है, दोनों पैसे की तो बात हो रही है. नहीं, दिस जो इकोनॉमिक एनालिसिस यहाँ पे है, this is also called a social cost benefit analysis and is mainly concerned with judging a project from the social point of view. यहाँ पे हम हमारे पैसे की, हमारे रिटर्न की, हमारे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. सोसाइटी पे, ओवरऑल सोसाइटी पे हमारे प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे हमारे प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. So, what are the direct economic benefits and cost of the project measured in terms of shadow efficiency prices and not in terms of market prices? मतलब कि what is, पहले हमको ये छोटा सा टर्म समझा देता हूँ कि shadow prices क्या होता है, efficiency prices क्या होता है. ना नॉर्मली तो अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर शूज बनाना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि पर्टिकुलर क्वालिटी के शूज जो मैं बनाना चाहता हूँ उसकी मार्केट प्राइस 400 रुपए. तो यू विल बी प्राइसिंग योर शूज समवेयर नियर दैट कि भाई 350, 370, 380, डिपेंडिंग ऑन योर एफिशिएंसी लेवल, कि हम इतने में शूज बेच देंगे. बट ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी मार्केट के और एग्जिस्टिंग मार्केट है ही नहीं, आप एकदम ही नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसकी मार्केट में कोई प्राइस ही नहीं, उसको आप कैसे प्राइस करेंगे. तो ऑब्वियसली आपके मन में तो या किसी भी एंटरप्रेन्योर के मन में, मेरे भी मन में यह आएगा कि आई शुड बी एबल टू गेट मैक्सिमम प्राइसेस, बिकॉज मैं फर्स्ट मूवर हूं, मैं एक चीज लेके आया हूं.
बट ये प्राइस इतनी अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। यू आर अलाउड टू चार्ज अ प्रीमियम, आप प्रीमियम चार्ज कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये इतनी भी हाई नहीं होनी चाहिए कि ये कंज्यूमर की पीठ तोड़ दे। सो इट शुड बी अ रीजनेबल प्राइसिंग। दैट इज व्हाई शेडो प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने जो लागत से अपना प्रोडक्ट बनाया है उसका एक रीजनेबल प्रीमियम क्या हो, विच इज नॉट पुटिंग अ टू मच ऑफ बर्डन ऑन दी backs of the of your consumer. So this is something you need to consider while deciding upon your project. Secondly, आपको ये देखना पड़ेगा what would be the impact of the project on the distribution of income in the society. आप जो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, ओवरऑल इसके अंदर विल इट बी क्रिएटिंग इनकम इनइक्वालिटी इन द मार्केट और नॉट। सो आपको सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट का। What would be the impact of the project on the level of savings and investments in the society? नो डाउट ये बहुत ब्रॉड टर्म्स होते हैं, बहुत ब्रॉड वेरिएबल्स होते हैं, और इससे एक हमारे एक सिंगल प्रोजेक्ट से हम कोई इसको बहुत चेंज नहीं कर सकते, बट ये छोटे 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 इम्पैक्ट से ही पूरी ओवरऑल सोसाइटी बिल्ड होती है। सो इसको कहीं ना कहीं यू नीड टू कंसीडर इट एज एन एंटरप्रेन्योर, खासकर अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस लेके आ रहे हैं विच इज वन ऑफ इट्स काइंड, या फिर इट इज रेवोल्यूशनरी या पाथ ब्रेकिंग, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स while डिजाइनिंग योर प्रोजेक्ट. Lastly, economic analysis में you study what would be the contribution of the project towards the fulfillment of certain criteria like self-sufficiency, employment and social order. Now हम हर एक entrepreneur का सबसे बड़ा जो एक advantage बोलते हैं, सबसे बड़ा जो हीरो बोलते हैं entrepreneur को, that is that they create jobs, they are job givers, they are not job seekers. So ये चीज को बहुत ही बारीकी से आपको देखना है कि आप जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, आर यू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल एट लार्ज और योर कम्युनिटी एट लार्ज। आप आपके आसपास के लोगों को क्या सेल्फ सस्टेनिंग बना रहे हैं, उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करने का मौका दे रहे हैं, सोशल ऑर्डर आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है एक एंटरप्रेन्योर के कंधों पे। तो इसको भी अपने इकोनॉमिक एनालिसिस को अपने प्रोजेक्ट डिजाइन करने के समय या प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करने के समय एक एंटरप्रेन्योर को देखना चाहिए। लास्ट इज इकोलॉजिकल एनालिसिस. As the name itself suggests, this is concerning with your environment. समय के साथ साथ हम जिस दुनिया की तरफ चल रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, that you need to understand what is the likely damage caused by the project to the environment. देखिए, पॉल्यूशन तो होगा, हम कोई भी काम करें, कोई भी सर्विस में जाए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में जाए ना, द मियर फैक्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस विल क्रिएट पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। तो ऐसा नहीं है कि हम जीना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे, काम कर दे और हम बस एग्रीरियन इकोनॉमी की तरफ चले जाए। डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट डेवलपमेंट अलॉन्ग विद सस्टेनेबिलिटी, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू फोकस कि जो आप जो प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, आप जो फैक्ट्री डाल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, इवन अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री भी डाल रहे हैं, उसका आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, और what is the cost of restoration measures required to ensure that the damage to the environment is contained within acceptable limits. के आप क्या फिल्टर्स लगा रहे हैं, क्या आप उसके अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, या आप किस तरह के आप फॉर एग्जांपल अगर आप टिम्बर इंडस्ट्री डालना चाहते हैं तो ठीक है, एक जगह पे आप अगर लकड़ी काट रहे हैं, टिम्बर काट रहे हैं, तो दूसरी जगह पे क्या आप रीप्लांटेशन, रीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। कई कंपनीज ऐसे करती हैं, आप उनके लोगोस पे भी देखते होंगे कि भाई फॉर एवरी ट्री कट वी प्लांट 5 मोर ट्रीज। तो ऐसी जो आपको जो एनवायरमेंट के ऊपर जो अफेक्ट करती हुई चीजें हैं उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, नॉइज रिडक्शन के ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं, या पे अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, तो इस चीज को देखना जरूरी है। इंडिया में तो ये लीगली भी कंपलसरी है, बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट दैट एनी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स नाउ हैज टू गो थ्रू EIA। आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उधर फेल होते हैं तो योर प्रोजेक्ट विल नॉट बी ग्रांटेड परमिशन एंड यू विल हैव टू स्क्रैप ऑल दिस मैनर। सो दिस इज ब्रॉडली व्हाट इज अ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, अदरवाइज दे विल नॉट बी गेटिंग द ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ देयर प्रोजेक्ट, और वो जो भी फिर काम करेंगे दैट माइट लीड आउट टू not be very as successful as you desire to be. So thank you for learning this concept with me. अगर आप यहाँ तक अभी पहुँच गए हैं तो please hit the like button if you really like the video. Subscribe to the channel if you want to keep on learning with me. I keep on making videos and put them all the time. And अगर ये दोनों नहीं करना चाहते तो अगर सिर्फ इस वीडियो के लिए please drop a comment so that other people, this video reaches to more and more people and they also can enjoy. Speaking of other people, share it with your friends जो अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जैसे भी शेयर कीजिए, so that they can also learn with the grumpy professor. Thank you.